गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स, और इसके अंदर हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको लंबकोणीयता, लंबकोणीयता तथा परसामान्यीकरण, पर सामान्यीकरण ये बोला जाता है हिंदी में। इसको एक नंबर में पूछा जाता है इसमें कि लंबकोणीयता और पर सामान्यीकरण को समझाइए। देखें, एक वेव फंक्शन है, उसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं एन के डी टू, यहाँ पे लिख रहे हैं हम एन के डी टू का मतलब इसमें तीनों आती हैं, तीनों कोऑर्डिनेट आते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों को एक साथ कंबाइंड में हमने डी टू लिख दिया। ये दो कोई फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, इन तीनों का ये जो समेशन लिखा जाएगा यहाँ पे, इसका जो रिजल्ट आ रहा है डेल्टा एन के, डेल्टा एन के है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोंकर डेल्टा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोंकर डेल्टा बोल देंगे, ठीक है। अब यदि ये जो आया है क्रोंकर डेल्टा डेल एन के, इसकी वैल्यू यदि एक प्राप्त होती है और दूसरी कंडीशन है कि डेल्टा एन के की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो, इसमें 0 प्राप्त हो, तो क्रोंकर डेल्टा की वैल्यू 1 और 0 दोनों प्राप्त हो रही है। एक प्राप्त होगी उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एन और के की वैल्यू क्या है, सेम है। 0 प्राप्त होगी इसका मतलब एन और के की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये दो वैल्यू हमें क्रोंकर डेल्टा है उसकी प्राप्त हो जाती है। जब इसकी वैल्यू 1 प्राप्त होती है तो तब हम क्या कहेंगे कि कौन सी कंडीशन है ये, नॉर्मलाइजेशन या पर सामान्यीकरण की स्थिति है। और जब क्रोंकर डेल्टा की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये एन और के है उनकी वैल्यू सेम नहीं है, सेम नहीं होगी तो ये कंडीशन किसकी रहेगी, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है वो बन जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन में हम इतना लिख देंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन की रिएक्शन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी समेशन डेल्टा एन साइन एन साइन के डी टू इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगी नॉर्मलाइजेशन के लिए। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या बनेगी, समेशन साइन एन साइन के डी टू, ये पूरा है साइन एन साइन के डी टू, इसकी वैल्यू यदि 0 प्राप्त होती है तो वो तो रहेगी ऑर्थोगोनैलिटी के समीकरण, और इसकी वैल्यू क्रोंकर डेल्टा है उसकी वैल्यू यदि 1 प्राप्त होती है तो वो कंडीशन किसकी रहेगी, नॉर्मलाइजेशन की। तो एक नंबर में इस प्रकार से हम लंबकोणीयता और पर सामान्यीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। हेडिंग रहेगी इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस बोलो या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन किस क्या होता है, साइन से लिख रहे हैं हम, इसमें लिखा जाएगा साइन की भौतिक सार्थकता। 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन। देखिए इसमें कि साइन है तरंग फलन, वो क्या रहेगा, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस वो क्या रहेगी, तो इसमें आएगा कि साइन, साइन स्वयं तो खुद तो क्या होता है, ये तरंग का आयाम है, आयाम को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो साइन के लिए क्या लिखा जाएगा इसमें कि साइन स्वयं तो तरंग का आयाम होता है, लेकिन इसका वर्ग, इस साइन का वर्ग, लेकिन तरंग के आयाम का वर्ग है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करता है। तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहली लाइन की साइन स्वयं तो तरंग का आयाम है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता है वो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता तरंग फलन साइन, वेव फंक्शन है ना साइन, तरंग फलन साइन के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, समानुपाती लगा देंगे। एक बार फिर से सुने कि साइन स्वयं तो तरंग का आयाम होता है, आयाम, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता को
तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये लिखने के बाद में आपको ये समीकरण बनानी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता, वो तरंग फलन के आयाम साइन, तरंग फलन का आयाम साइन है, उसके वर्ग के समानुपाती होती है। ये लिखने के बाद में आपको नीचे क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता से हमारा तात्पर्य क्या है, हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अधिकतम होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो उसके नीचे हम लिखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता को हम इलेक्ट्रॉन घनत्व से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जहाँ पे साइन स्क्वायर है उसका मान ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम इन दोनों को रिलेट करें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो साइन स्क्वायर के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो परमाणु में, पूरे परमाणु में जहाँ भी साइन स्क्वायर की वैल्यू अधिक होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू की सहायता से क्या बता सकते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को बता सकते हैं। और पहले हमने बोर मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या में पाए जाते हैं उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, परमाणु के कक्षक में होते हैं। तो साइन स्क्वायर है, इसकी सहायता से हम परमाणु कक्षक को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें लाइन लिखी जाएगी कि साइन स्क्वायर की सहायता से हम परमाणु कक्षक को परिभाषित कर सकते हैं। ये रहेगी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। किस प्रकार से परिभाषित करेंगे वो देखें। तो इसमें लिखा जाएगा कि परमाणु में, ये परमाणु है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह वर्ताकार स्थान जहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू अधिक होती है वहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी अधिक होती है, उस स्थान को परमाणु कक्षक कहा जाता है। तो साइन स्क्वायर से बता रहे हैं ना कि जहाँ साइन स्क्वायर ज्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और उसी स्थान को हम क्या बोलेंगे, परमाणु कक्षक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, परमाणु कक्षक में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से सुने इसकी डेफिनेशन कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह वर्ताकार स्थान जहाँ साइन स्क्वायर का मान अधिक होता है वहाँ निश्चित ऊर्जा ई वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी अधिकतम होती है, तथा उस स्थान को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम साइन स्क्वायर की सहायता से परमाणु कक्षक को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें वेव फंक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बाद का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग रहेगी प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन के गुण। वेव फंक्शन जो अपना साइन है, वेव फंक्शन को किससे लिख रहे हैं, साइन से लिख। तो नेक्स्ट देखिए इसमें प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन साइन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो रहेंगी। तो इसकी तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो तीनों प्रॉपर्टी, तीनों गुण यदि उस वेव फंक्शन में हो तब तो हम कहेंगे कि वो वेव फंक्शन क्या है, एक्सेप्टेबल है, यानी स्वीकारने योग्य है। और यदि वो तीनों प्रॉपर्टी मान लीजिए दो हों और एक प्रॉपर्टी नहीं हो तब हम कहेंगे कि वो वेव फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल यानी स्वीकारने योग्य नहीं होता है। तो कोई भी वेव फंक्शन हो, एक्सेप्टेबल हो या फिर स्वीकारने योग्य हो, उसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर निम्नलिखित तीन प्रॉपर्टीज हैं वो होनी चाहिए। तो इसमें आप एक लाइन लिखेंगे कि स्वीकारने योग्य वेव फंक्शन या तरंग फलन साइन के
लिए उसके अंदर निम्नलिखित 3 गुणधर्म होने चाहिए। ठीक है, तो किसी स्वीकारने योग्य वेव फंक्शन साइन के लिए उसमें निम्नलिखित 3 गुणधर्म होने चाहिए। फर्स्ट रहेगा इसमें किसी बिंदु पर एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर साइन का मान सीमित होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी इसकी कि किसी बिंदु पर साइन का मान सीमित होना चाहिए, यानी फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो स्वीकारने योग्य जो वेव फंक्शन होता है या एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है उसके लिए किसी भी बिंदु पर साइन का मान क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। दो ग्राफ बन रहे हैं यहाँ पे, देखो इस प्रकार से ये दो ग्राफ हैं। इस वाले ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, जो अपनी साइन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है इस प्रकार से, और इसके अंदर अपनी साइन की वैल्यू इस प्रकार से आ गई। इसका तो मतलब क्या है, ये सीमित है, यहाँ से चल रहा था यहाँ तक आई, फाइनाइट है इसके अंदर। और इस वाले में देखो यहाँ से चला है और यहाँ आगे कहाँ जा रहा है पता नहीं, इनफाइनाइट आगे आगे इसको कहाँ तक भी बढ़ा के लेके जाओ, सीमित नहीं है, असीमित है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। तो इनमें से कौन सा वेव फंक्शन है जो कि स्वीकारने योग्य है, तो ये रहेगा एक्सेप्टेबल और ये रहेगा नॉट। ठीक है, तो एक स्वीकारने योग्य या फिर एक अच्छे वेव फंक्शन में कौन सा गुण होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी बिंदु पर साइन का मान सीमित होना चाहिए, फाइनाइट में होना चाहिए। तो ये वाला सही है और ये वाला क्या रहेगा, गलत रहेगा। यदि ऐसा किसी वेव फंक्शन में यदि ऐसी प्रॉपर्टीज हो तो उसको हम वेव फंक्शन में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी इसमें कि किसी बिंदु पर साइन का मान सीमित होना चाहिए। उसके बाद देखें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसके अंदर, सेकंड रहेगी साइन मस्ट बी कंटिन्यूस, यानी साइन सतत होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी इसमें कि साइन सतत यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब देखें इसके भी ग्राफ बना रहे, तो ये ग्राफ मान लें और दूसरा ग्राफ हम इसका इस प्रकार से बना देंगे। दूसरे ग्राफ में हम यहाँ से चलेंगे कि ये यहाँ से चल रहा है और उसके बाद में ये यहाँ से वापस ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, ये आ गया, कैसे मान लेते हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, यहाँ से चल रहा है, कहीं भी टूट नहीं रहा, कंटिन्यू इसकी वेव बन रही है। जबकि इस वाले में ये यहाँ से चल रहा है, इसकी वेव टूट गई, उसके बाद में ये यहाँ से वापस स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, असतत है, ये असतत है। इस कारण से ये क्या रहेगा, नोट, ये रहेगा आपके ये स्वीकारने योग्य नहीं है, जबकि ये वाला क्या है, कंटिन्यूअस है, इस कारण से ये रहेगा एक्सेप्टेबल या स्वीकारने योग्य। तो साइन की वैल्यू सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी कि साइन का मान है, साइन जो है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। उसके बाद में देखें इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, तो इसमें देखें थर्ड प्रॉपर्टीज में आएगा कि त्रिविमीय आकाश के, यानी 3 डायमेंशनल में त्रिविमीय आकाश के किसी भी बिंदु पर साइन का एक ही मान होना चाहिए, साइन का एक ही मान होना चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी कि त्रिविमीय आकाश के किसी भी बिंदु पर साइन का एक ही मान होना चाहिए, यानी साइन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यानी एक ही मान होना चाहिए उसका। तो एक तो हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये वाली समीकरण है, और एक हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं कि ये वेव फंक्शन अपना। अब ये इस जगह यहाँ पे हम साइन का मान देखें तो एक तो यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ आ रहा है, 3 मान आ रहे हैं इसके। या फिर हम यहाँ पे इसका मान देखें तो एक तो ये आ रहा है, दूसरा इसका मान ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, तो ये स्वीकारने योग्य वेव फंक्शन नहीं है।
जबकि इस वाले में इस पॉइंट पे देखें हम तो इसका वेव फंक्शन का एक ही मान है साइन का, इसके ऊपर नीचे साइन की वेव ही नहीं है। यहाँ पे देखें तो भी एक ही मान है, यहाँ पे भी देखें तो भी एक मान है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड है तो ये क्या रहेगा, स्वीकारने योग्य। और इसमें क्या रहेगा, किसी एक ही पॉइंट पर, पॉइंट हम ये वाला ले रहे हैं, इस पॉइंट पे देखो एक और दो, दो वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें 3D के अंदर किसी भी पॉइंट पर साइन के एक से अधिक मान आ रहे हैं, एक से अधिक मान आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। सिंगल वैल्यूड नहीं है तो ये नॉट एक्सेप्टेबल या स्वीकारने योग्य वेव फंक्शन नहीं होता है। ये रहेंगी आपके वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी। देखिए इसके अंदर जो साइन है वेव फंक्शन, वो उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज उपस्थित हो तभी हम क्या बोलेंगे, तभी हम उसके अंदर बोलेंगे कि वो एक स्वीकारने योग्य वेव फंक्शन है। तो इसमें नीचे लिखा देगा, यदि किसी वेव फंक्शन में ये तीनों प्रॉपर्टीज उपस्थित हों तभी वह वेव फंक्शन स्वीकारने योग्य वेव फंक्शन माना जाता है। तीनों को यदि हम एक प्रकार से एक के अंदर ही प्रदर्शित करें तो इस साइड में साइन की वैल्यू है, ये एक्स को बता रहा है कोऑर्डिनेट है, तो इसकी वैल्यू यदि इस प्रकार से लिखी जाए तो देखें ये क्या है, तीनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर लागू करके देखें तो इसमें क्या आ रहा है कि ये क्या है, सिंगल वैल्यूड है। किसी भी पॉइंट पे देखें साइन का केवल एक ही मान है तो सिंगल वैल्यूड हो गया, ये रहेगा सिंगल वैल्यूड, एक ही मान है किसी भी पॉइंट पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, कंटिन्यूअस है, कहीं भी बीच में से टूट नहीं रहे, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या रहेगी, कंटिन्यूअस के बाद में सिंगल वैल्यू था, उससे थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, सीमित मान है इसका। तीनों प्रॉपर्टीज इस वेव फंक्शन में प्रेजेंट है, तब हम कहेंगे कि ये जो वेव फंक्शन साइन है वो क्या है, स्वीकारने योग्य है। और यदि किसी वेव फंक्शन में कोई दो प्रॉपर्टीज हो, तीसरी प्रॉपर्टीज नहीं हो, तो वो स्वीकारने योग्य वेव फंक्शन नहीं माना जाता है। इसी को यदि हम ऐसे कर दें, स्वीकारने योग्य नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में से टूटा हुआ है, तो ये स्वीकारने योग्य नहीं बनेगा। कंप्लीट कर देंगे तब ये क्या बन गया, स्वीकारने योग्य बन गया। ये थी इसमें वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा अपना पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।